चंपारण आंदोलन वह चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे 57 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था। ये क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत लाजवाब फैक्ट में बताऊं, पूछेगा आपसे किस बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर जो है महाभियोग लगा था। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत हिटेड क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। याद रखिएगा, ये भारत का नीचे का नक्शा है, यहाँ पर जो है तमिलनाडु का हिस्सा है और यहीं पर है वांडीवास। प्रश्न पूछेगा वांडीवास कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी एस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार प्रारंभिक शिक्षक 7वीं चरण की जो बहाली होने वाली है, उसी के लिए यह सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट किया गया है। इस सीरीज में इतिहास, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार स्पेशल के सभी विषय के संभावित प्रश्न का सीरीज आएगा। और सभी सीरीज का वीडियो जो है आपको हमारे वीडियो यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे तो वहाँ पर इसका PDF आपको निःशुल्क आसानी से मिल जाएगा, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आज हम लोग पुनः मॉडर्न इंडिया के संभावित प्रश्न को और देख रहे हैं। और मॉडर्न इंडिया के लगभग 200 लगभग पौने 300 के आसपास जो है संभावित प्रश्नों का सीरीज है। और ऐसा उम्मीद है कि यहाँ से आपके परीक्षा में 7वें चरण बिहार शिक्षक की बहाली में काफ़ी लाभप्रद सिद्ध होगा। तो चलते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और ये दमदार सेशन है। साथ ही साथ आप भी बताइएगा, जो प्रश्न के उत्तर होंगे वो आप भी शेयर कीजिएगा और देखिएगा कितना मजा आता है। साथ ही साथ आप ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें, इससे आपके प्यार और आशीर्वाद के बदौलत ही इतना हम लोगों को काम करने में मजा आता है। चलिए शुरू करते हैं आज के मॉडर्न इंडिया के संभावित प्रश्नों की सूची को, और जिसमें आज हम लोग पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिएगा, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लिया था। दोस्तों देखिएगा, इसमें लिख रहा है 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से किसने भाग लिया था। ऑप्शन ए में है नाना साहब कानपुर से थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से थे, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद से थे और बेगम जीनत महल दिल्ली से। दोस्तों याद होगा, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसमें ये सभी लोगों की भागीदारी सक्रिय रूप से थी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ई। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ई। तो हम लोग ध्यान में रखेंगे 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से किसने भाग लिया था। ये तमाम जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये सभी उसमें ऑप्शंस सही माने जाएंगे, यानी इसका ई में क्या होगा? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। दोस्तों काफ़ी मज़ा आएगा, ये जितने भी प्रश्नों का संकलन है, सीरीज जो तैयार किया गया है, काफ़ी बहुत ही अनुभव तरीके से चीज़ों को छांटा गया है। इसके माध्यम से आपकी तैयारी पुष्ट होगी और मैं अनुमान के साथ कह सकता हूं कि यहाँ से आपके इतिहास के मॉडर्न इंडिया के लगभग 20 प्रश्न 300 में से आसानी से पकड़े जा सकते हैं। चलिए देखते हैं किस अधिनियम के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शंस में बहुत सारे अधिनियम दिए हुए हैं। पहले हम लोग उत्तर जान लेते हैं, फिर अधिनियम के बारे में हम लोग सभी अधिनियम के बारे में देखेंगे। इसका उत्तर होगा डी, 1935 का अधिनियम। इसका दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? डी, 1935 का भारत शासन अधिनियम इसे कहते हैं। इसी अधिनियम के बारे में नेहरू जी ने कहा था कि हमें एक ऐसा गाड़ी दिया गया है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। बाकी अब हम लोग देखते हैं इस अधिनियम के बारे में। 1858 का अधिनियम, याद रखिएगा, यह एक ऐसा अधिनियम था जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ कंपनी, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। 1858 का जो अधिनियम था, इसमें कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। अब यानी जो सत्ता थी डायरेक्ट, अब यह महारानी एलिजाबेथ के द्वारा पारित होता था। 1858 का अधिनियम, ये ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1909 का अधिनियम है। यह अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी अधिनियम के तहत जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया गया था, पृथक निर्वाचक मंडल। याद रखिएगा दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी और इसी के माध्यम से मुसलमानों को चुनाव प्रणाली में सबसे पहली बार आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों इसका एक और नाम भी था इस अधिनियम का। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। 1909 के अधिनियम को
मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1919 का अधिनियम। इस अधिनियम का एक और नाम था, इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इस अधिनियम को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और इस अधिनियम में भी, जब इस अधिनियम में आरक्षण की बात हुई, मुसलमानों को चुनाव प्रणाली में आरक्षण दिया गया, तो इस अधिनियम में भी दिया गया था। याद रखिए किसको दिया गया था? 4 लोगों को, 4 वर्ग को दिया गया था। कितने वर्गों को? 4। सबसे पहले याद रखिएगा सिख को दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछेगा सिख को चुनाव में आरक्षण किस वर्ष अधिनियम से दिया गया? तो 1919 में। सिख के अलावा और किसे दिया गया था? तो याद रखिएगा आंग्ल भारतीय, यूरोपीय और ब्रिटिश भारतीय, इन तीनों को, इन चारों को इसके साथ मिला था। पहले सिख, दूसरा आंग्ल भारतीय, तीसरा यूरोपीय और चौथा ब्रिटिश भारतीय को दिया गया था। ये 4 हम लोग नाम याद रखेंगे। और 1935 के अधिनियम के बारे में तो नेहरू जी ने ये कहा था। एक सवाल और बनता है कि 1935 के अधिनियम में किसको आरक्षण दिया गया था चुनावी प्रणाली में? तो याद रखिएगा महिला को, दलित को और श्रमिक को। महिला को, दलितों को और श्रमिक को। मैं एक बार रिकैप करता हूं दोस्तों, याद रखिएगा 1909 के अधिनियम में, इसे हम लोग मार्ले मिंटो सुधार बोलते हैं। 1909 का जो अधिनियम आया था, इसमें सर्वप्रथम मुसलमानों को आरक्षण निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से दिया गया। 1919 में सिखों को दिया गया। ये 4 है इसमें, लेकिन सिख अधिक बार पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें महिला, दलित और श्रमिकों को दिया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, महिला, दलित और श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दांडी यात्रा। दांडी यात्रा कितने दिन तक चली थी? याद रखिएगा दांडी यात्रा जो है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था और यह जो है 24 दिन तक चला था दोस्तों। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग कब से स्टार्ट हुआ था। याद रखिएगा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हो गया था। तो कभी भी प्रश्न पूछे कि दांडी यात्रा कितने दिन चला था, तो याद रखेंगे 24 दिन तक। 7 वही 10 दिन नहीं होगा, 20 दिन नहीं होगा, 30 दिन नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। क्या उत्तर होगा दोस्तों? 24 दिन। तो दांडी यात्रा 24 दिन तो चली थी। यह 12 मार्च को शुरू हुआ और 6 अप्रैल को समाप्त हुआ। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि इसके बाद क्या शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हुआ था कि दांडी यात्रा, याद रखिएगा नमक सत्याग्रह, नमक के ऊपर जो टैक्स लग रहा था ना, उसी टैक्स के विरोध में यह दांडी यात्रा शुरू हुई थी। इसीलिए दोस्तों हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ, डेट बताया हूँ, कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, कितने दिन चला, ये सभी काफी महत्वपूर्ण है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 4 नंबर। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। याद रखिएगा इस प्रश्न के अक्सर विद्यार्थी ने उत्तर मारा था राम प्रसाद बिस्मिल। किसने मारा था उत्तर? सभी लोगों ने क्या मारा था? राम प्रसाद बिस्मिल। याद है दोस्तों यह उत्तर क्या है? गलत है। इसमें ना सूर्यसेन होगा, ना भगत सिंह होगा, ना चंद्रशेखर आजाद होगा, ना राम प्रसाद बिस्मिल होगा। इसमें उत्तर क्या होगा? याद रखिएगा। और ये मैं बताऊंगा कि लोग इसको क्यों मार लिए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है वगैरह वगैरह करके जो है कि रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा इसका जो ना, इसके जो रचयिता पूछा है, लेखक पूछा है कि इस गाने का, इस पंक्ति का लेखक कौन है, तो याद रखिएगा बिस्मिल अजीमाबादी। अजीमाबादी याद रखिए दोस्तों, कौन थे? बिस्मिल अजमाबादी। आपको इसके बारे में मैं बताऊं, बिस्मिल अजमाबादी के बारे में, ये बिहार के क्रांतिकारी थे और 1921 ईस्वी में इन्होंने इस पंक्ति की रचना किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा दोस्तों। 1921 ईस्वी में इसकी रचना किया था। तो प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, रचयिता कौन है? इसका रचयिता होगा बिस्मिल अजमाबादी। हाँ, आज अलग बात ये जरूर है कि इस गीत को प्रसिद्धि क्यों कौन दिलाया, इस गीत को प्रसिद्धि किसके कारण मिली? तो याद रखिएगा इस गीत को प्रसिद्धि राम प्रसाद बिस्मिल के कारण मिली थी। प्रसिद्धि जो मिली थी किसके कारण मिली थी? राम प्रसाद बिस्मिल के कारण। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, गलती नहीं करिए। एग्जाम में हुआ क्या था, अक्सर विद्यार्थी देखा यहाँ बिस्मिल लगा हुआ है तो सभी लोग बिस्मिल मार के चले आए थे। यह उत्तर गलत हो गया होगा सभी लोगों का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि रचयिता जो है बिस्मिल अजमाबादी है। ये बिहार के क्रांतिकारी है, ध्यान में रखिएगा, बिहार क्षेत्र के क्रांतिकारी हैं। 1921 ईस्वी में उन्होंने रचना किया था।
और प्रसिद्धि इस पंक्ति को राम प्रसाद बिस्मिल के माध्यम से मिला। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 5वां प्रश्न देखेंगे, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात, इसका अर्थ होता है क्या? बंगाल विभाजन के बाद क्या परिणाम निकला था, कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा, इसमें असहयोग आंदोलन नहीं हुआ था। इसका ट्रिक पकड़ना है कैसे, याद रखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन ये पहले देख लीजिए, ये हुआ था दोस्तों 1905 में। ये कब हुआ था दोस्तों? 1905 में। और असहयोग आंदोलन कब हुआ है? 1920 में। तो ये तो नहीं होगा ना, ऐसे छाट लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन, अभी थोड़ी देर पहले मैं बताया हूँ, यहाँ देख लीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन देखिए, यहाँ पे मैं लिखा हूँ कि दांडी यात्रा जब समाप्त तो होगा तो सविनय शुरू हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बनेगा कि यहाँ पर तो ऑब्वियस बात है कि ये नहीं होगा। ये कब स्टार्ट होगा? 1930 में स्टार्ट होगा। अब है स्वदेशी आंदोलन, ये कब होगा? ये 1905 में होगा। और पूर्ण स्वराज कब होगा? ये होगा दोस्तों 1929 में। अब देखिएगा, आपने उत्तर बताइए क्या होगा बंगाल विभाजन का? बंगाल विभाजन का उत्तर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा 1905 में। यानी बंगाल विभाजन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। तो इसमें हुआ क्या था? तो इसमें हुआ था, मैं बोल देता हूं, स्वदेशी वस्तु, स्वदेशी सामान, स्वदेशी माल के उपयोग पर जोर दिया गया और विदेशी वस्तु के मांग का विरोध किया गया था। दोस्तों अंग्रेज को मुंह की खानी पड़ी थी और ये बहुत सफल भी हुआ था, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन में विदेशी माल का बहिष्कार किया गया, विदेशी माल का बहिष्कार और देशी माल पर जोर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो याद क्या हुआ था, कौन सा आंदोलन हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में कौन से वकील पेश हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इस मुकदमा में कौन कौन था, किसके समर्थन में अपने भारत के वकील आए थे? इसका उत्तर राजेंद्र प्रसाद नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये तो होगा नहीं। इसका उत्तर होगा भूला भाई देसाई। काफ़ी जानकार अधिवक्ता थे, बैरिस्टर थे ये। और किसके सपोर्ट में आए थे लड़ने के लिए कोर्ट में केस? तो याद रखिएगा 3 व्यक्ति थे। पहला नाम था गुरु बख्श। पहला नाम क्या था? गुरु बख्श, ख है ये। दूसरा नाम क्या था? शाहनवाज खान, शाहनवाज खान। और तीसरा नाम क्या था? प्रेम सहगल, कर्नल प्रेम, इसका पूरा नाम था, कर्नल थे, कर्नल प्रेम सहगल। तो इन्हीं के ऊपर केस था, इन्हीं के केस को लड़ने के लिए भोला भाई देसाई आए थे। तो दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, एक बार प्रश्न ऐसा भी पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से भोला भाई देसाई ने जिसके लिए केस लड़ा था उसमें से कौन शामिल थे? तो ये तीनों नाम याद रखिएगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गुरु बख्श, फिर हो जाएगा शाहनवाज खां और फिर हो जाएगा प्रेम सहगल। इसी तरह हम लोग याद रखेंगे राजेंद्र प्रसाद नहीं होंगे, कैम मुंशी नहीं होंगे। इनका पूरा नाम याद रखिएगा, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी नाम था। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो खैर औचित्य भी नहीं बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैडम कामा ने भारत का त्रिरंगी स्वतंत्रता ध्वज कहाँ फहराया था? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पेरिस गलत है, लंदन गलत है, जनेवा गलत है। जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका उत्तर क्या होगा? स्टुटगार्ट में फहराया गया था। याद रखिए कहाँ फहराया गया था? स्टुटगार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैडम कामा के बारे में यह भी कहा जाता है, यह क्या थी? तो याद रखिए मैडम कामा जो थी ये एक भारतीय स्वतंत्रता नेत्री की जनक मानी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैडम कामा के बारे में याद रखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता की जनक मानी जाती हैं मैडम कामा। अब एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मैडम कामा जो है झंडा जो फहराई थी कब फहराई थी? तो ये ध्यान में रखिएगा, मैडम कामा जो झंडा फहराई थी 22 अगस्त 1907 को। याद रखिएगा 22 अगस्त 1907 को यह झंडा फहराई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है दोस्तों? निम्न में से कौन सी जोड़ी सही पूछ रहा है हमसे? कौन सा? देखिए यहाँ पर 2 पोर्शन लिखा हुआ है, सबका एक तरफ नाम है, उसके तरफ से उसका काम दिया गया है। यहाँ पर समझना बहुत अच्छे से होगा आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखा हुआ विनोबा भावे, इसके सामने लिखा हुआ द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह, है ना? ये उत्तर अभी गलत है, मैं यहाँ पे अभी गलत दे देता हूँ। दूसरा है CR दास, चित्तरंजन दास इसका नाम है, इनके सामने दिया हुआ देश बंधु, ये उत्तर अभी सही है। उसके बाद है विलियम वेडनवर्ड, इसके सामने दिया हुआ 1907 का कांग्रेस सभापति, ये भी उत्तर गलत है। श्याम जी कृष्ण वर्मा, यहाँ लिखा हुआ पेरिस में इंडियन हाउस के संस्थापक, दोस्तों ये भी उत्तर गलत है।
और ये तो होना ही नहीं है। अब आप यह मुझे तो मैं आपको पहले उत्तर बताया जोड़ी कौन सी सही है। अब आप यह ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि इसमें जो है क्या क्या व्याख्या है। देखिएगा, ये तो जान लीजिए ये इनका उपाधि था। ये क्या था इनका दोस्तों? बतौर उपाधि था। ये क्लियर हो गया। अब देखिएगा विनोबा भावे के सामने लिखा हुआ है द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह। गलत है। द्वितीय व्यक्तिगत सत्याग्रह कौन थे? याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे? जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये क्या थे? याद रखिएगा ये प्रथम सत्याग्रह माने जाते थे। विनोबा भावे क्या थे? याद रखिएगा प्रथम, ये द्वितीय सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू, और प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। याद रखिएगा कौन थे? विनोबा भावे। पूछेगा तीसरा सत्याग्रही कौन थे? तो तीसरा सत्याग्रही अगर पूछ दिया जाए तो यह भी दोस्तों आप लोग आसानी से गलती नहीं कीजिएगा। इसका उत्तर क्या होगा? ब्रह्मदत्त। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? ब्रह्मदत्त। पहला क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये तो हम बताई थी उपाधि था CR दास, चित्तरंजन दास। विलियम बेटन ये 1907 का कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष था। गलत उत्तर है। याद रखिएगा 1900, पहले ये जान लीजिए 1907 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था दोस्तों, ये कहाँ हुआ था? याद रखिएगा सूरत में हुआ था। कहाँ हुआ था? सूरत, गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? इसके अध्यक्षता ये नहीं किए थे, इसके अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस ने किया था। कौन किए थे दोस्तों? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस किए थे। अब आ जाइए श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये गलत क्यों हुआ? जबकि ये तो सही है, इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना तो किए थे, लेकिन गलती कहाँ पर है? पेरिस। पेरिस में जनाब नहीं किए थे, ये लंदन में किए थे। कहाँ किए थे? इन्होंने लंदन में किया था। तो ये इस तरह से आप ध्यान में रखिएगा, मैं पूरी बात बताया हूँ। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रह, दूसरा सत्याग्रह जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सत्याग्रह ब्रह्मदत्त। ये तो क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। और CR दास देशबंधु कहलाते थे। विलियम बेटन वाला में ये गलती हो गई क्योंकि 1907 का सूरत का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष था रास बिहारी बोस ने किया था। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने पेरिस में नहीं स्थापना किया था, इन्होंने कहाँ स्थापना किया था? लंदन में दोस्तों स्थापना किया था। तो ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है। इसका उत्तर सिर्फ और सिर्फ होगा 26 जनवरी 1930 को। बाकी सभी तिथि जो है दोस्तों गलत है और इसके संदर्भ में कोई भी व्याख्या उपयुक्त नहीं है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा इस तिथि को आखिर हुआ क्या था। याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसी तिथि को पूर्ण स्वराज दिवस को मनाया था। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बंगाल में द्वैध शासन, बंगाल में कहां पर दोस्तों? बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? यहां देखिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन में है वारन हेस्टिंग्स, ये गलत है। बी में देखिएगा विलियम बेंटिक, ये भी गलत है। सी में देखिएगा रॉबर्ट क्लाइव, ये उत्तर सही है। और लॉर्ड कर्जन, ये भी गलत। अब हम सबके बारे में व्याख्या देंगे दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा। अब जो है व्याख्या क्या क्या है देखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन पहले लगा कब? ये डेट याद रखिएगा। बंगाल में द्वैध शासन पड़ने लगा है 1765 ईस्वी में दोस्तों। कब लगा है दोस्तों? 1765। बंगाल में द्वैध शासन कब लगा? 1765। कौन लगाया? तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव लगाया था। कौन लगाया? और रॉबर्ट क्लाइव लगाया। अब ये याद रखिएगा बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ये लगाया था, इसको हटाया कौन था? तो याद रखेंगे हम लोग वारेन हेस्टिंग्स इसको हटाया था। कौन हटाया था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स हटाया था इसको। कौन हटाया था? वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, वारेन हेस्टिंग इसको हटाए थे। कब? यहाँ देखिए 1765 है। कब है? 1765। यहाँ पर 10 वर्ष जोड़िए, कितना होगा? 75। 3 घटा दीजिए, 72। 1772 याद रखिएगा। 1772 ईस्वी में बंगाल में जो है द्वैध शासन प्रणाली को वारेन हेस्टिंग्स हटा दिया था। एक और बहुत लाजवाब फैक्ट मैं बताऊं, पूछेगा आपसे किस बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर जो है महाभियोग लगा था? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत हिटेड क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है। याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग्स ही एक ऐसे बंगाल के गवर्नर जनरल थे जिसके ऊपर में जो है महाभियोग लगाया गया था। जिसके ऊपर क्या लगाया गया था? महाभियोग लगाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? इसका उत्तर होगा बी, स्वामी विवेकानंद। कौन होगा? बी, स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा शिकागो कहाँ है? तो याद रखेंगे अमेरिका में। अमेरिका में एक महाधर्म सम्मेलन हुआ था।
क्या हुआ था, एक महाधर्म सम्मेलन हुआ था। उसी धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद गए थे और इन्हें वहाँ पर जब गए थे इन्हें बोलने का मौका लास्ट में मिला और ये शून्य पर बोले थे और अपने धर्म के वैदिक धर्मों का उन्होंने जबरदस्त तरीके से वहाँ पर प्रतिपादन किया था। अब ध्यान में ये रखना है कि 1893 शिकागो में आयोजित हुआ था, स्वामी विवेकानंद गए थे। प्रश्न पूछेगा शिकागो कहाँ है, तो अमेरिका में है। अब सवाल उठेगा कि स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था, तो याद रखिएगा नरेंद्र दत्त नाम था। क्या नाम था, नरेंद्र दत्त नाम था। प्रश्न पूछेगा कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था। दोस्तों ये याद रखेगा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में 1897 ईस्वी में इसने 1897 ईस्वी में इसने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों 12 नंबर। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी सवाल महात्मा गांधी नहीं होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होगा, BR अट नहीं होगा। इसमें उत्तर क्या होगा, CR दास और मोतीलाल नेहरू। याद रखिएगा प्रश्न पूछेगा स्वराज पार्टी 1927 में जो गठित किया गया था इसमें कौन कौन व्यक्ति थे, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। सवाल पूछेगा स्वराज पार्टी का गठन किसके बाद किया गया, तो याद रखिएगा किसके बाद हुआ था दोस्तों, ये असहयोग आंदोलन के बाद इसका गठन हुआ था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था दोस्तों, ये ध्यान में रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 13 में है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण। ये एक नाटक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। नील दर्पण क्या है, तो याद रखिएगा एक नाटक है जिसमें इंडिगी खेती के करने वाले किसानों के दमन के चित्रण का चित्रण किया गया। कि रचनाकार कौन है, याद रखिएगा इसका रचनाकार ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसके रचनाकार है दीनबंधु मित्र। इसके रचनाकार कौन है दोस्तों, दीनबंधु मित्र है। अब सवाल उठता है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, नील विद्रोह हुआ कहाँ था। याद रखिएगा दोस्तों नील विद्रोह, याद रखिएगा दोस्तों नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो याद रखिएगा बंगाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, बंगाल में। प्रश्न पूछेगा नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। बंगाल में कहाँ पर हुआ था, तो नदिया में। फिर याद रखिएगा कि बंगाल की नदिया में जो हुआ था ये कब हुआ था, तो दोस्तों याद रखिएगा 1859 में। कब हुआ था दोस्तों, 1859 में ये हुआ था। अब सवाल पूछेगा कि नील दर्पण का जो नाटक है इसका अंग्रेजी में अनुवाद कौन किया था। अंग्रेजी में अनुवाद अगर पूछ देगा तो दोस्तों याद रखिएगा मधुसूदन दत्त इसका नाम है। क्या नाम है, मधुसूदन दत्त इसका नाम है। अब सवाल पूछेगा कि नील दर्पण जो है ये तो बता दिया, अंग्रेजी अनुवाद बता दिया नील विद्रोह। अब सवाल पूछेगा नील आंदोलन के खिलाफ नेता कौन थे, महात्मा गांधी थे। याद रखिएगा कौन थे, महात्मा गांधी। 1917 में इसके माध्यम से क्या हुआ था, तो 3 कठिया पद्धति को समाप्त किया गया था। और नील एक कृषि खेती है, तो नगदी फसल की खेती है, यह भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 के बाद हम लोग बढ़ेंगे 14 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से आया। 1760 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया। पहले उत्तर जान लेते हैं फिर व्याख्या देख लेते हैं। इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों, फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। अब सवाल पहले पूछ सकता है वांडीवास कहाँ है। याद रखिएगा ये भारत का नीचे का नक्शा है, यहाँ पर जो है तमिलनाडु का हिस्सा है और यहीं पर है वांडीवास। प्रश्न पूछेगा वांडीवास कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा तमिलनाडु में है। सवाल पूछेगा कि इस युद्ध में हारा कौन था और जीता कौन था। याद रखिएगा इसमें फ्रांसीसी हारा था और अंग्रेज लोग जो है विजयी हुआ था, अंग्रेज लोग विजयी हुआ था। प्रश्न पूछेगा नेक्स्ट तीसरा कि इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति कौन था। याद रखिएगा अंग्रेज का जो सेनापति था उसका नाम था सर आयरकोट इसका नाम था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम सभी लोग इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर है 15। किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है ए रेगुलेटिंग एक्ट, ये उत्तर गलत है। चार्टर अधिनियम 1833, ये भी गलत है। अब है पिट इंडिया एक्ट, ये भी गलत है। अब है भारत परिषद अधिनियम 1909, ये उत्तर सही है दोस्तों और ये भी गलत है। यानी इस प्रश्न का उत्तर पहले जान लेते हैं फिर व्याख्या को देखेंगे हम लोग। किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल को शुरू किया। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों इसको, और बाकी जितने भी अधिनियम दिए सबके बारे में बताएंगे हम। अगर यह प्रश्न पूछे पृथक निर्वाचक मंडल सबसे प्रथम यानी पहला पूछ दे तो 1909 होगा।
कौन सा वर्ष होगा? 1909। किसे मिला था? तो याद रखिएगा मुसलमानों को मिला था। किसे मिला था दोस्तों? मुसलमानों को मिला था। अब सवाल पूछेगा यहाँ पर आपसे कि मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल कब मिला? 1909 में। एक प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, भारत में आरक्षण व्यवस्था के प्रारंभ कब से मानी जाती है? तो 1909 से। यह भी प्रश्न पूछा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल पूछेगा 1909 का अधिनियम का एक और नाम क्या है? तो मार्ले मिंटो सुधार। याद रखिएगा कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार। फिर पूछेगा पृथक निर्वाचक मंडल में फिर कब किसको आरक्षण मिला? तो याद रखिएगा 1909 के बाद 1919 का एक अधिनियम था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा गया है। और इसमें किसको आरक्षण मिला? तो याद रखिएगा इसमें 4 लोगों को मिला था। कितने लोगों को? 4 वर्ग को। लोग नहीं बोलेंगे, वर्ग बोलेंगे। सबसे पहला किसको था? सिख को मिला। किसको मिला? सिख को। सिख के बाद किसको मिला था? आंग्ल भारतीय को मिला था। किसको मिला था? आंग्ल भारतीय को मिला था। फिर किसे मिला था? फिर मिला था अंग्रेजों को, यूरोपियों को, सॉरी। फिर किसे मिला था? यूरोपियों को मिला था। फिर मिला था दोस्तों यूरोपीय को। और फिर किसे मिला था? ब्रिटिश भारत को। ब्रिटिश भारत को। अब देखिए सवाल दोस्तों, पृथक निर्वाचक मंडल में सबसे पहली बार आरक्षण किसको मिला? 1909 में। किसको मिला? मुसलमानों को। और दूसरी बार कब मिला? 1919 में मिला। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बोलते हैं। और इसमें 4 वर्ग को मिला। तो ये वाला बहुत बार पूछा गया, सिख वाला को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसके बाद बंद हो गया क्या? नहीं भैया, बंद नहीं हुआ। इसके बाद फिर है तीसरा 1935 का अधिनियम। वही अधिनियम जिसके बारे में नेहरू ने कहा है हमें एक ऐसा गाड़ी मिला है जिसमें इंजन नहीं है लेकिन ब्रेक लगी हुई है। तो वो अधिनियम का नाम क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935। और इस अधिनियम में 3 लोगों को मिला। 3 लोगों को। पहला दलितों को मिला। दलितों को मिला। फिर किसे मिला? श्रमिकों को मिला। फिर किसे मिला? महिला को मिला। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यही हमारे यहाँ आरक्षण व्यवस्था का नींव है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। पहला पूछेगा तो सबसे इंपॉर्टेंट मारेंगे हम लोग क्या? 1909 में। अगर सिंपल ऐसे क्वेश्चन पूछे कि आरक्षण व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है, यानी कब से मानी जाती है, तो आंख मूंद के हम लोग क्या मारेंगे? सिर्फ 1909 मार देंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग आते हैं इस अधिनियम के व्याख्या के बारे में। देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट को हिंदी में बोलते हैं नियामक अधिनियम। इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे बोलते हैं हम लोग नियामक अधिनियम। ये अधिनियम कब आया था? 1773 में। सवाल उठेगा, पूछेगा आपसे ये अधिनियम किस समिति की सिफारिश पर आया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, गुप्त समिति। याद रखिएगा कौन समिति? गुप्त समिति की सिफारिश पर आया था। किस समिति के? गुप्त समिति की सिफारिश पर। फिर सवाल पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो आया उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो याद रखिएगा लॉर्ड नॉर्थ। जिस समय यह अधिनियम आया था उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ पीएम थे। कौन पीएम थे? लॉर्ड नॉर्थ। फिर पूछेगा रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ? तो याद रखिएगा एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी दोस्तों। एक सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। अधिनियम 73 था और स्थापना हुआ था 1774 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? कलकत्ता में। इसमें कितने जज थे? तो याद रखिएगा 4 सदस्य था। एक मुख्य न्यायाधीश, 3 सदस्य न्यायाधीश। मैं बोल देता हूँ, पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। उसके बाद 3 सदस्य थे, उनका नाम था चैम्बर, लेमिस्टर और हाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे चार्टर अधिनियम। यहाँ सबसे पहले पूछेगा चार्टर का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों राजलेख। क्या होता है? राजलेख। यानी कंपनी के शासन को 20 वर्षों के बाद अध्ययन किया जाता था। यानी यह पूछेगा 1833 में क्या हुआ? तो याद रखिएगा कंपनी के शासन पर पूर्णतः व्यापारिक प्रतिबंध लगाया गया, चीन के साथ होने वाले व्यापार पर भी। अगर पूछेगा भारत के साथ कब प्रतिबंध लगा? तो 13। भारत के साथ चीन के व्यापारिक संबंध कब समाप्त कर दिए गए? कंपनी का व्यापारिक संबंध याद रखिए 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट का एक नेचर होता है दोस्तों, वो प्रत्येक 20 वर्ष पर आता है। कितने दिनों पर आता है? प्रत्येक 20 वर्ष पर आता था, कंपनी के कार्यों को समीक्षा करने के लिए। नेक्स्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। पूछेगा कब आया था? 1784 में। पूछा जिस समय यह आया उसमें गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड रिपन। क्या याद रखिएगा? लॉर्ड रिपन उस समय में गवर्नर जनरल थे। पूछेगा इसमें आया तो हुआ क्या? तो याद रखिएगा जिस समय ये आया उस समय में एक नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी।
प्रश्न पूछेगा लॉर्ड रिपन का एक महत्वपूर्ण काम बताइए, याद रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध जो लगाया था लिटन ने, उसको हटाने वाला व्यक्ति लॉर्ड रिपन ही था। फिर प्रश्न पूछेगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में बता ही चुका हूं, ये सारा व्याख्या इतना सुंदर से मैं बता दिया, इसे दोस्तों ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? पहले उत्तर जान लेते हैं। कच्छ गुजरात में है, नहीं होगा। सिंहभूम झारखंड में है, यही उत्तर होगा। पश्चिमी घाट नहीं होगा। सतारा महाराष्ट्र में, यह भी नहीं होगा। दोस्तों इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों बुद्धो सिंहभूम। सिंहभूम कहाँ है? झारखंड में। अब सवाल पूछेगा कोल विद्रोह हुआ कब था? तो याद रखिए 1831-32 में। अब सवाल पूछेगा इसमें कोल विद्रोह के नेता कौन कौन थे? तो याद रखिए 2 नेता थे। पहला नेता का नाम था बुद्धो भगत और दूसरा का नाम था मदारी भगत। मदारी भगत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? इसका उत्तर जान लीजिए, श्यामल दास कॉलेज भावनगर, गुजरात। अगर पूछे महात्मा गांधी बचपन में कहाँ पढ़े थे? तो याद रखिएगा राजकोट में। बचपन की पढ़ाई उनकी राजकोट में हुई, फिर बाकी कॉलेज की पढ़ाई भावनगर में हुई, और फिर वो बैरिस्टर बनने की पढ़ाई कहाँ किए थे? याद रखिएगा दोस्तों इंग्लैंड में किए थे। ये याद रखिएगा। बाकी ये सारा प्रश्न जो है उत्तर जो है गलत है। नेक्स्ट 18वां नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो गलत उत्तर है, लॉर्ड लिटन गलत उत्तर है, लॉर्ड कैनिंग गलत उत्तर है, लॉर्ड डफरिन गलत उत्तर है। इसमें सभी उत्तर गलत हैं। ये भी, इसका उत्तर होगा ई। ई मतलब हो गया ये नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये होगा। तो रियल में उत्तर क्या होगा? विलियम बेंटिक। क्या होगा? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। सवाल पूछेगा विलियम बेंटिक का कालखंड क्या था? अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 1828-29 से लेकर 1835। सती प्रथा का विरोध, सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ही नहीं किया था। अब प्रश्न पूछेगा चार्टर एक्ट 1833 जिस समय आया था, उस समय में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक ही थे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको कहते हैं? कौन सा था इसमें गवर्नर जनरल? ब्रिटिश साम्राज्य। तो भैया ब्रिटिश साम्राज्य का स्थापना तब होगी जब अपनी ताकत को दिखाएगा, युद्ध लड़ेगा। तो कौन सा युद्ध के था जिसमें ब्रिटिश सत्ता स्थापित हो गई थी? याद रखिए प्लासी का युद्ध। कौन सा? प्लासी का। और प्लासी किसी काल में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव। 57 हुआ था प्लासी का युद्ध, 57 में। इसका संस्थापक कौन था? तो याद रखिएगा ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक वास्तव में किसको माना जाता है? क्लाइव को। क्यों माना जाता है? तो प्लासी का युद्ध जब हुआ था उसमें अंग्रेजों ने अपनी भरपूर ताकत का परिचय दिया था। इसी कारण ब्रिटिश सत्ता भारत में अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो गई थी। अब यहाँ पर देखिए सलीमैन जिस समय थे उस समय ठगों का अंत किया गया था, याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो जनगणना कराए थे, इनको हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार में, ये सब ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये समय बताते हुए जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 20, 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? ये क्वेश्चन तो एकदम बिल्कुल लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है दोस्तों। लखनऊ नहीं होगा, इलाहाबाद नहीं होगा, झांसी भी नहीं होगा। उत्तर याद रखिएगा मेरठ से हुआ था। कहाँ से हुआ था? इसका उत्तर याद रखिएगा दोस्तों मेरठ से हुआ था। कहाँ से? मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बिरसा मुंडा। याद रखिए मुंडा विद्रोह का एक और नाम था, इसे हम लोग उल गुलान विद्रोह भी कहते थे। उल गुलान। बिरसा मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? बिरसा मुंडा। सवाल पूछेगा कि मुंडा विद्रोह का एक और नाम क्या था? तो याद रखेगा उल गुलान विद्रोह। अब सवाल पूछेगा कि मुंडा विद्रोह के जो नेता बिरसा मुंडा थे, इसका कोई और नाम क्या था क्या? बिल्कुल, इन्हें आदिवासी भाइयों के द्वारा धरती आबा भगवान का दर्जा प्राप्त था। धरती आबा का दर्जा प्राप्त था। याद रखिए ये विद्रोह हुआ कब था? तो 1894 में हुआ था। और 1895 में इनकी गिरफ्तारी हो गई थी और इन्हें गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल में अंग्रेजों के द्वारा भेज दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना कौन किया था? तो महादेवी गोविंद रानडे नहीं, दयानंद लिखा हुआ है, या दयानंद नहीं होगा, यहाँ तो याद रखिएगा सी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी भी उत्तर नहीं होगा स्वामी विवेकानंद। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग याद रखेंगे
आर्य समाज की स्थापना जो है कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। कौन किए थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, ये याद रखिएगा। अब सवाल पूछेगा यह कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में। ये सब डेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में। आर्य समाज का रोल क्या था? तो हिंदू धर्म में प्रचलित आडंबर वाले तत्वों का विरोध करना, यथा बलि प्रथा का विरोध करना, मंदिर का विरोध करना, मूर्तियों का विरोध करना, तमाम तत्वों का विरोध करना आर्य समाज का था। ये सब विरोध करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 23। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? प्रथम भारत रत्न, पहले उत्तर बता देते हैं फिर व्याख्या बताएंगे दोस्तों। इसका उत्तर होगा डी। राजेंद्र प्रसाद नहीं है, नेहरू नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री नहीं है। कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन महोदय हैं। एक सवाल बताता हूँ जीके का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछेगा भारत रत्न की शुरुआत कब हुई, तो याद रखिएगा 1954 से। भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई दोस्तों? 1954 से। सबसे पहले किसको मिला, तो याद रखिएगा स्वामी राधाकृष्णन को मिला था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। 5 सितंबर जन्म दिवस है, जन्म तिथि है, इसी में इनको मिला था। अब सवाल पूछेगा, थोड़ा सा इसको मैं पॉलिटिक्स से कनेक्ट करता हूँ, क्या ये उपाधि जो मिला था तो क्या ये उपाधि की श्रेणी में आता है? तो याद रखिएगा उपाधियों का अंत हमारे संविधान में चर्चा है। हमारे संविधान में एक भाग है, भाग 3। हमारे संविधान में एक अनुच्छेद भाग है, भाग 3, और भाग 3 में अनुच्छेदों की संख्या है 12 से लेकर 35 तक। इसी 12 से 35 में 14 से 18 में समानता का अधिकार है। 14 से 18 में सेक्शन है समानता का अधिकार, और 18 नंबर अनुच्छेद में कहा गया है उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अनुच्छेद 18 में एक उप अनुच्छेद जुड़ा हुआ है, 18 का 1, और 18 के 1 में कहा गया है कि 4 उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। पहला भारत रत्न, दूसरा पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण, और चौथा पद्मश्री। ये सभी उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। साथ ही साथ 18 के 1 में एक और बात लिखा हुआ है कि सेना और विद्या के क्षेत्र में जो उपाधियां मिलती है वह उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे पीएचडी हो गया, डॉक्टरेट वाली उपाधि हो गई, सेना में जो मिलता है अर्जुन पुरस्कार हो गया, वीरता पुरस्कार हो गया, सेवा मेडल हो गया, ये सब तमाम जो है उपाधि की श्रेणी में नहीं आता है। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले उत्तर जानते हैं, फिर प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष को भी हम लोग जानेंगे। इसका उत्तर होगा रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी। याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी इसके दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछ दे कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब। इलाहाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1887 के आसपास। ये डेट एक बार कंफर्म कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि सही बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। ये 1887 है दोस्तों, जहाँ तक मेरी दृष्टिकोण जा रही है, अल्पज्ञ दृष्टिकोण 1887 है। और 1887 में ही बदरुद्दीन तैयब जो है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये प्रथम मुसलमान ऐसे थे जो कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, और दूसरे रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी थे। तो नेक्स्ट हम लोग ध्यान में याद रखेंगे और प्रश्न 25वां की ओर बढ़ेंगे। 1902 बहुत इंपॉर्टेंट डेट आ गया। लॉर्ड कर्जन जो थे ना, एक विश्वविद्यालय आयोग बनाए थे। ये बहुत हिटेड क्वेश्चन है, यूपीएससी और तमाम पीसीएस पूछता है कि लॉर्ड कर्जन जो विश्वविद्यालय आयोग बनाए थे 1902 में, उसमें कौन कौन भारतीय शामिल थे? टोटल 3 थे, एक खुद वो थे और 2 भारतीय थे। तो इसका उत्तर देखिए कितना सुंदर ऑप्शन सेट है, बाल गंगाधर तिलक और सूर्यनाथ बनर्जी। ये उत्तर गलत है दोस्तों। गोपाल कृष्ण गोखले और रास बिहारी बोस, बिल्कुल गलत उत्तर है। सी भी गलत है, सैयद हुसैन बिलग्रामी और सूर्यनाथ बनर्जी भी गलत है। इसका उत्तर सही होगा डी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड कर्जन विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किए थे, जिसमें 2 भारतीय थे, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदत्त बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कई बार। पूछेगा इसमें कौन एक भारतीय नहीं थे, कौन भारतीय थे, कौन भारतीय शामिल नहीं थे, तो उस तरह से पूछेगा तो ध्यान रखिएगा सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग ये भी बताइएगा कमेंट में कि क्वेश्चन का कलेक्शन कैसा है। मॉडर्न इंडिया के लगभग 300 प्रश्न आपको मिलेंगे
और इस 30 प्रश्न में मेरा ऐसा अनुमान है कि आपको 15 से लगभग 20 प्रश्न का लाभ हो जाएगा दोस्तों। 15 से 20 प्रश्न, जितने भी बिहार प्रारंभिक 7वें चरण शिक्षक की बहाली की तैयारी कर रहे हैं, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, कम से कम 10 बार जरूर देख लें, ताकि आपका रिपीटेशन हो, और रिपीटेशन होने के बाद जो है आपको यह पूरी तरह याद हो जाए व्याख्यान के सहित। तो इसी हम लोग ध्यान में रखेंगे सवाल को। अब सवाल पूछा है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कौन किया था। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सब जगह तो रानाडे लिखा हुआ है ना, ईस्वी लिखा हुआ है। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। पहला लिखा हुआ है 1858 ईस्वी में महादेव गोविंद रानाडे। ये उत्तर दोस्तों गलत है। याद रखिएगा, इस तरह के सवाल बनते हैं, नाम से हम दे देगा ईस्वी, इसीलिए ईस्वी को याद रखना बहुत आवश्यक है। इसका ईस्वी देखिएगा, बी में लिखा है 1870 महादेव गोविंद रानाडे। कहीं मत भटकिएगा, 70 महादेव 70 महादेव 70 महादेव। देखिए यहाँ पे 0 है और यहाँ पर वो है महादेव के लास्ट में, महादेव गोविंद रानाडे। ये ट्रिक याद रखिएगा। 1870 में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये उत्तर गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। 1870 महादेव गोविंद रानाडे, दोनों के लास्ट में 0 है और यहाँ पर वो है। तो इससे हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 26 के बाद 27 की ओर बढ़ेंगे और क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन यानी 85 में स्थापना हुआ है, तो ये 1886 की बात कर रहा है। में कितने मुसलमान प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो याद रखिएगा, इसका व्याख्या क्या है। टोटल कुल मुसलमान पूछ देगा, कुल सदस्य कितने आए थे अगर ये पूछ देगा तो याद रखिएगा 431 सदस्य इस बैठक में आए थे। प्रश्न पूछेगा इसकी अध्यक्षता कौन किया था, तो याद रखिएगा दादा भाई नेहरूजी किए थे। दादा भाई नेहरूजी जो है इसकी अध्यक्षता किए थे। फिर सवाल पूछेगा इस 431 सदस्य जो कुल बैठक में आए थे उसमें मुसलमान कितने थे, तो याद रखिए दोस्तों 33 सदस्य इसमें थे। तो देखिए 33 कहीं है, बिल्कुल है, बी उत्तर हो जाएगा इसको दोस्तों। क्या उत्तर होगा, बी। 27 के बाद देखिएगा दोस्तों 28 चंपारण आंदोलन। वह चुटकी में सॉल्व कीजिएगा। देखिए कैसे चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, तो देखिएगा पहले याद रखिए यह आंदोलन हुआ था कब, 17 में हुआ था, 1917 में। फिर ये याद रखिएगा चंपारण आंदोलन जब हुआ क्यों हुआ था, तो याद रखिएगा नील आंदोलन के विद्रोह के 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया था। इसमें 3 कठिया पद्धति का विरोध किया गया था। तो किसके लिए, तो भू राजस्व इसका उत्तर होगा। क्या होगा, सॉरी इसका उत्तर भू राजस्व नहीं होगा। इसका किसके लिए हुआ था, नगदी फसल के लिए। क्योंकि नील एक कैसा फसल था, याद रखिए नील एक नगदी फसल था। कैसा फसल था दोस्तों, नगदी फसल था। तो इसी के लिए चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था, नगदी फसल के विरोध में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों आज का, मॉडर्न इंडिया का। कमेंट में बताइएगा प्रश्न कैसा लगा आपको, प्रश्न का सिलेक्शन कैसा है, यह काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। 1885 में WC बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं पूछ रहा है, कौन सा नहीं था पूछा है। याद रखिएगा इसमें पहला है देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों की संभव मित्रता बढ़ाना, सही है। बी में है देशवासियों के बीच जाति संप्रदाय की भावना को समाप्त करना, बिल्कुल सही है। शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मानित से महत्वपूर्ण आवश्यक सामाजिक चीजों विषयों पर विचार करना, यह भी सही होगा। यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में लोकहित के लिए काम करेगा, यह भी सही होगा। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर होगा एक से अधिक, यानी ई होगा इसका उत्तर। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ई होगा। याद रखिएगा दोस्तों, ई होगा। नेक्स्ट 30वां और आज का अंतिम प्रश्न। कल फिर मॉडर्न इंडिया के नेक्स्ट से संभावित प्रश्नों की सूची लेके आएंगे, बेस्ट 30 प्रश्न। अभी अगला 9 वीडियो 10 वीडियो जो होगा मॉडर्न इंडिया का ही आपको मिलेगा डेली। 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा पहले हम लेक्चर देते हैं अभिनव भारत के बारे में। कहाँ हुआ था, लंदन में। तो याद रखिएगा विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर इसको शॉर्ट में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, BD सावरकर, इन्होंने स्थापना किया। याद रखिएगा इन्होंने अभिनव भारत का स्थापना 2 स्वरूप में किया था, पहला एक भारत, दूसरा लंदन। तो इंडिया में जो हुआ था वो हुआ था 1904 में, और वहां जो हुआ था वो कब हुआ था, 1906 में। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत की स्थापना 1904 में यहाँ पर, और अभिनव भारत की स्थापना 1906 लंदन में हुआ था। दोस्तों आज का सेशन मेरा समाप्त होता है। कल मैं फिर 30 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का संभावित लेकर आऊंगा।
आप लोग बताइएगा प्रश्न का कलेक्शन कैसा है, और साथ ही साथ आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए इस पोर्शन को जरूर रिवाइज करें, अभ्यास करें। इतिहास से लगभग 30 प्रश्न बिहार शिक्षक बहाली में पूछे जाएंगे, इसलिए आप लोग अपनी तैयारी को पुष्ट करने के लिए, मजबूत करने के लिए इतिहास सेक्शन को न भूलें, न छोड़ें। साथ ही साथ यह भी बताऊं आपको कि हमारा डिस्कवरी IAS एकेडमी का ऐप आ गया है, उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करें, और परसों से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, यह भी ध्यान दें आप लोगों को। तो हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।